हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिमाचल सारथी। तो हमने जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरुआत की है जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और हमने इसके लगभग 2 लेक्चर आपके कवर कर लिए हैं। तो पहले लेक्चर में हमने ये जान लिया था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है या अर्थशास्त्र क्या होता है, और कल के लेक्चर में हमने जाना था कि आपकी राष्ट्रीय आय क्या होती है। अब आज हम तीसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है। पर इसको जानने से पहले मैं आपसे इस चैप्टर के जो नए व्यूवर्स आ रहे हैं, जो सीधे डायरेक्ट के थर्ड लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं, तो मेरी सजेशन रहेगी कि एक बार जो है आप पीछे के फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स कैसी होती है ना, इसका एक कंसेप्ट जो है, हर एक कंसेप्ट जो है इसका एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है। अब तीसरे लेक्चर में जो मैं कंसेप्ट जोड़ूंगा वो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के कंसेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए थर्ड लेक्चर आपको अटेंड करने से पहले आपको प्लीज़ आप जो है फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को भी आप विजिट कर लें। तो उसके बाद आपको क्या होगा, समझ तो आएगा, उसके बाद आपके ज़्यादा समझ आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में, कल के लेक्चर में देख लिया था कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो सिंपल सा हमने जाना कि राष्ट्रीय आय क्या है, और हम 3 क्षेत्र की आय को जोड़ दें, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र की आय को जोड़ दें, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। तो आज का टॉपिक है हमारा जीडीपी या इसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। पर ये क्या भला है, इसको समझने से पहले आपको ना कुछ बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, यानी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनको पहले क्लियर करना पड़ेगा। फिर मैं आपको बाद में आऊँगा कि जीडीपी असल में है क्या, पर पहले हम क्या है उन बेसिक टर्मिनोलॉजी को कवर कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, एक बिजनेसमैन की तरह सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, अब आप जो भी देख रहे हैं, आप सारे अपने आप को समझो एक बिजनेसमैन समझो। ठीक है, अब मान लो आप सभी, मुझे पता है आप सब क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, पर एक बार आप क्या अपने आप को कैसे एक बिजनेसमैन की तरह समझना शुरू कर दो, और आप एक और मन में सोचो कि यार मैं जो है इस टाइप का बिजनेस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो मान लीजिए आपके दिमाग में कोई भी बिजनेस आपका आ गया कि मैं यार इस टाइप का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ। मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, या मान लीजिए कोई दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपको हमेशा 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या आवश्यकता पड़ेगी, सबसे पहले जिसके माइंड में आइडिया आया है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका मालिक। वो क्या बनेगा, मालिक या एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले तो उस आदमी की आवश्यकता होगी ना, जो क्या करेगा, जिसके दिमाग में कंसेप्ट आएगा कि यार मैंने जो है इस टाइप का धंधा करना है। तो सबसे पहले आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको एंटरप्रेन्योर की, या आपको मालिक की। ठीक है, आपके माइंड में आइडिया आ गया कि मैं इस टाइप का बिजनेस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सेकंड, अब आपको क्या चाहिए, ठीक है यार मैंने देख लिया, मैंने मान लो कोई कपड़े की फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। अब कपड़े की फैक्ट्री लगाने के लिए मेरे को सिलाई मशीनें भी चाहिए, बिल्डिंग भी किराए पर लेनी पड़ेगी, या ज़मीन रेंट पर लेने पड़ेगी, या शुरू में तो धंधा होगा नहीं, वर्कर के लिए क्या वर्किंग कैपिटल भी रखनी पड़ेगी। तो आपको मोटा मोटा सेकंड स्टेप में आपको क्या चाहिए, निवेश या पूंजी। तो आपको दूसरे स्टेप में क्या चाहिए, आपको कैपिटल या पूंजी। अब मान लीजिए आपने कहीं से जुगाड़ करके या बैंक से लोन ले लिया, या कहीं से किसी एंजल इन्वेस्टर से आपने क्या ले लिया, कुछ पैसा उधार ले लिया, और आपने क्या किया, ठीक है मशीनें भी ले आए और ज़मीन भी खरीद ली, बिल्डिंग भी बना दी, और आपने क्या कर दिया, आप अपनी फैक्ट्री का काम उद्घाटन कर दिया। अब उद्घाटन करने से पहले आपको एक और चीज़ रखनी पड़ेगी। अब उन सिलाई मशीनों को आप अकेले थोड़ी चलाओगे ना, 10 मशीनें, तो यानी कि आपको 10 मशीनों को चलाने के लिए चाहिए 10 हाथ भी चाहिए, यानी कि आपको और किसकी आवश्यकता पड़ेगी, लेबर की, लेबर या वर्कर्स, मजदूर। और किसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको, लैंड की। अच्छा, इस लेबर से पहले आप देख लो, मैंने जो पिछले बोल भी दिया आपको कि ठीक है कैपिटल पूंजी आ गई, पूंजी के बाद आप क्या ढूंढोगे, लैंड या ज़मीन ढूंढोगे। ज़मीन या रेंट पे लोगे, या
अगर आपकी ज़मीन है उसमें कोई बिल्डिंग है उसको आप कमरे में रेंट पे ले लोगे। अगर अब कईयों की डाउट में आ गया यार सर हमारा अपना ही लैंड हो या अपना ही बिल्डिंग हो तो इसमें हमें खर्चा करने की जरूरत, इसे क्यों जोड़े हम। तो मान लीजिए अगर आपकी अपनी बिल्डिंग है, अगर उस बिल्डिंग में आप अपना बिजनेस नहीं करते तो किसी और को किराए पर देते तो उससे तो आपको रेंट आता ना। तो यानी कि ज़मीन का भी जो खर्चा हो रहा है उसे भी आपको जोड़ना ज़रूरी है। और लास्ट आपको ज़मीन मालिक भी बन गए, आपके पास पूंजी भी आ गई, बिल्डिंग भी बन गई, मशीनें भी आ गई, और एंड में आपको किसकी आवश्यकता है, आपको लेबर की या मजदूरों की। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए सबसे पहला कंसेप्ट समझेंगे, फैक्टर कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट होती क्या है। अब सबसे पहला कंसेप्ट लिखिए, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट या लागत मूल्य, ये क्या चीज़ है। अब ऐसे इसको ऐसा समझिए कि मैंने आपको बताया कि फैक्टर कॉस्ट को ऐसा समझिए, इसको हमेशा याद रखना है, फैक्टर कॉस्ट मीन्स फैक्ट्री की कॉस्ट। यानी कि फैक्ट्री में आप जब भी मालिक बने, आपकी फैक्ट्री में जो भी वस्तु बन रही है उसको बनाने के लिए आपको जो कीमत पड़ रही है, मूल्य पड़ रहा है, वो क्या होगी, आपकी फैक्टर कॉस्ट। अब चलिए फिर से एग्जांपल लेते हैं आपका, कि आपने फैक्ट्री शुरू कर दी। अब आपने क्या लाया, आपने डस्टर बनाने की फैक्ट्री शुरू कर दी है, ठीक है। अब डस्टर बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, मशीनें चाहिए। मशीनें आपके पास लगी हुई हैं। आपको अब क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, ठीक है। आप कच्चा माल लेके आए, और कच्चे माल में क्या आपको ये जैसे पीछे प्लास्टिक चाहिए, आगे थोड़ा सा रबड़ या स्पंज टाइप चाहिए। आपने इन दोनों चीज़ों को लाया और आपने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया किसके ऊपर, पूंजी के ऊपर। अब पूंजी, अब जहाँ से भी आप निवेश लेके आए हो तो उसे आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट या ब्याज देना पड़ेगा। क्योंकि अगर बैंक के पास जाओगे और आप उससे क्या मांगोगे, लोन मांगोगे, तो बैंक लोन तो देगा, पर उसके साथ क्या जोड़ेगा, आपको ब्याज भी जोड़ेगा। तो कैपिटल के साथ आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, इंटरेस्ट या ब्याज। अब ज़मीन है, जिस ज़मीन पे आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, अब उस ज़मीन का भी तो हर महीने क्या जाता होगा, रेंट जाता होगा, किराया जाता होगा। अब मज़दूर है, मज़दूरों को आपने सैलरी भी तो देनी है ना। तो यानी कि वेजिस या वेतन, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको क्या लग रही हैं, डस्टर बनाने की, आपको क्या फैक्ट्री के अंदर ही इन कीमतों को आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद एंड में जो आप अपने लिए काम कर रहे हो, आपने जिसके लिए फैक्ट्री खोली है, तो आप हमेशा क्यों काम कर रहे हो, ताकि मुझे क्या हो, कुछ ना कुछ मुनाफा हो। तो इससे आप और क्या निकालोगे, प्रॉफिट भी निकालोगे, मुनाफा भी निकालोगे। अब मान लीजिए डस्टर बनाया आपने, ठीक है। अब डस्टर की फैक्ट्री में ही अभी कीमत, मैं फैक्ट्री के अंदर की कीमत बोल रहा हूँ, अभी यह वस्तु जो है मार्केट में नहीं पहुँची है। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, जो भी किसी वस्तु को बनाने के लिए लागत आ रही है, कहाँ पर, उसी फैक्ट्री के अंतर्गत, तो वो क्या होगी, आपकी फैक्टर कॉस्ट। अब मान लीजिए डस्टर बनाने के लिए मैंने अपने लिए एक जितना कीमत लगी उसका मैंने 1 रुपये का रख लिया, मुनाफा रख लिया। अब ब्याज भी कितना मैंने एक्स्ट्रा देना था, तो 1 रुपया मैंने ब्याज भी जोड़ दिया। रेंट किराया भी मैंने 1 रुपया रख दिया, और जो मज़दूरों को वेतन भी दिया वो कितना आ गया मेरा, 1 रुपया सारा टोटल। अब टोटल फैक्टर कॉस्ट कितना हो, यानी कि मुझे इस डस्टर को बनाने के लिए कितना लागत मूल्य आया, 1 + 1 + 1 + 1 कितना आ गया, टोटल 4 रुपीज़। यानी कि मुझे यह डस्टर, मालिक को यह डस्टर कितने रुपए का पड़ा अभी फैक्ट्री के अंदर, अभी ये बाहर नहीं गया है, मार्केट में बेचने के लिए नहीं उतरा है, ये फैक्ट्री में कितना पड़ गया, 4 रुपये का पड़ गया। तो ये क्या कहलाएगा, आपका फैक्टर कॉस्ट। अब दूसरा आता है आपका लागत मूल्य। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरा लिखो आप, मार्केट कॉस्ट। मार्केट कॉस्ट या बाजार मूल्य, ये क्या चीज़ होती है। अब बाजार मूल्य क्या है, जो भी वस्तु मान लो फैक्ट्री में बन गई, अब ये कहाँ जा रही है, अब उसने तो फैक्ट्री में बना दिया, अब इसे तो बेचेगा ही ना। तो उसने क्या किया, फैक्ट्री से इसे बाहर निकाला और कहाँ उतार दिया, मार्केट में। अब मार्केट में उतारने के लिए क्या होगा, जैसे मार्केट में उतारेगा इसकी कीमत में क्या थोड़ी सी और एडिशन हो जाएगी। जैसे अगर मान लो मार्केट कॉस्ट क्या हुआ आपका
जैसे ही यह कहाँ से निकली, फैक्ट्री से चीज़, तो यानी कि हम क्या करें, फैक्टर कोस्ट को ऐड कर दें। अब जैसे ये चीज़ लिखती है, अब मार्केट में कोई भी चीज़ आओ ना, मार्कर खरीदोगे, कपड़ा खरीदोगे या कोई भी चीज़ खरीदोगे, उसके साथ एक इनडायरेक्ट टैक्स लगता है या अप्रत्यक्ष कर लगता है, वो है आपका, जैसे आजकल लग रहा है जीएसटी। तो गवर्नमेंट क्या लगाएगी, उसमें कोई ना कोई टैक्स भी वसूलेगी। तो इसमें आपके जोड़ दो इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर आप जोड़ दो। और कभी कभी सरकार क्या देती है, मान लीजिए किसी न किसी वस्तु पर कभी कभी सरकार देती है सब्सिडी भी दे देती है ना, तो उससे आपने क्या माइनस कर देनी है, सब्सिडी। उसकी कीमत से क्या माइनस कर दो आप, सब्सिडी को माइनस कर दो। तो वो क्या निकल जाएगी, उस वस्तु की मार्केट कॉस्ट या बाजार मूल्य। तो सिंपल सा आपको इतना समझने कि फैक्ट्री कॉस्ट यानी कि लागत मूल्य क्या है, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए किसी कंपनी के अंतर्गत ही जितना कीमत लग रही है या जितनी लागत मूल्य आ रही है, वो तो क्या है आपकी फैक्टर कॉस्ट। पर जब ही उस वस्तु को बनकर वह तैयार हुए, जैसे उसे कहाँ बाजार में उतारेंगे और उसकी कीमत में जो बढ़ोतरी होगी वो क्या होगी, बाजार मूल्य। और बाजार मूल्य कैसे निकले, इस फार्मूले को याद रखना है आपने, क्योंकि ये फार्मूले बार बार यूज़ होंगे जब हम जीडीपी निकालेंगे। तो मार्केट कॉस्ट क्या है आपकी, फैक्टर कॉस्ट से आप क्या कर दो, अप्रत्यक्ष कर जमा कर दो और इससे क्या घटा दो, सब्सिडी, इसको माइनस कर दो। वो क्या निकल जाएगी आपकी मार्केट कॉस्ट या बाजार मूल्य। और फैक्टर कॉस्ट आपने लगभग हमने समझ लिया। तो क्लियर है सबको। तो चलिए अब अगला कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अगला हेडिंग डालो, दो हेडिंग हमने पढ़ लिए, एक फैक्टर कॉस्ट क्या है, एक मार्केट कॉस्ट क्या है, बाजार मूल्य और लागत मूल्य के बारे में पढ़ लिया। अब अगला लिखो, आय के साधन, टाइप्स ऑफ इनकम। अगला कंसेप्ट आ रहे हैं हम टाइप्स ऑफ इनकम पर। लिखिए टाइप्स ऑफ इनकम या आय के प्रकार। टाइप्स ऑफ इनकम या आय के प्रकार, आय के प्रकार। तो इनकम भी जो है ना, आय के भी दो तरह के साधन होते हैं। एक साधन होता है उसे बोलते हैं हम ट्रांसफर रिसिप्ट्स, या हिंदी में बोलते हैं इसे स्थानांतरण रसीद। और दूसरे टाइप की इनकम जो हमने अभी पीछे पढ़ ली कि कैसे कैसे आय हो रही है हर एक को। जैसे मान लीजिए हमने क्या पढ़ा, एंटरप्रेन्योर या मालिक को कैसे आय हो रही है, जो उसको मुनाफा हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा। अब किसी ने किसी कंपनी में निवेश किया है तो उसे क्या मिल रहा है, जिसने पूंजी के लिए किसी फैक्ट्री को लगाने के लिए पूंजी दी है, तो वो कैसे कमा रहा है, उसे क्या मिल रहा है, ब्याज या लाभांश। इंटरेस्ट और बैंक से लिया है उसने पूंजी निवेश के लिए, तो बैंक कैसे कमा रहा है, ब्याज कमा रहा है उस पर। और मान लीजिए लाभांश या डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने क्या किया, बिजनेस की शुरुआत की। अब आपने अपने किसी दोस्त के पास चले गए, अब पहले बैंक के पास गए। अब बैंक हमेशा आपको लोन कैसे देगा, उसके बदले क्या रखेगा, कोई ना कोई कोलेटरल रखेगा। इसके बिना कोई भी बैंक आपको लोन नहीं दे। कोलेटरल में आपके पास या पीछे बैकअप में कोई ज़मीन होनी चाहिए या कोई सोना होना चाहिए, इसके बिना बैंक आपको लोन नहीं देता। तो बैंक ने आपको क्या मार दी, लात मार दी। ठीक है, आप क्या फैक्ट्री लगाना चाहते थे, बैंक के पास गए, बैंक ने आपको पैसा देने से मना कर दिया। फिर कहाँ जाते हो, आप अपने दोस्त के पास जाते हो। अब दोस्त बोलता है, अब वह दोस्त से क्या मांगता है, यार मैंने ऐसे ऐसे बिजनेस करना है, मुझे 10 लाख की ज़रूरत है। दोस्त बोलता है 10 लाख रुपया। बोला मेरे पास भाई 10 लाख रुपया तो नहीं है, मेरे पास केवल कितना है, 50,000 रुपये है। तो वो बोलता है ठीक है यार, तू 10 लाख में से 50,000 रुपये ही तो दे दे,
पर उसने उसके बदले उसे क्या दिया, जो भी कंपनी शुरू करने जा रही है उसमें उसके दे दिया, उसने उस मुनाफे में क्या दे दिया, उसे शेयर दे दिए, यानी वो क्या बन गया, उस कंपनी का 50,000 रुपये का मालिक बन गया। अब जब भी कंपनी मुनाफा करेगी और उसके अकॉर्डिंग उसका जितना प्रॉफिट बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका लाभांश। यानी कि शेयर खरीदने पर, किसी कंपनी के शेयर खरीदने पर जो मुनाफा होता है वो क्या कहलाता है, आपका लाभांश। पर अगर किसी बैंक ने आपको लोन दिया है तो बैंक क्या लेता है, उसे ब्याज वसूलता है। तो ठीक है, बैंक वालों को कैसे आय हो रही है, आपकी ब्याज के द्वारा, और किसी ने आपकी शेयर, आपकी कंपनी के शेयर खरीद कर दिए तो उसे कैसे मुनाफा रहा है, डिविडेंड के द्वारा। अब आइए तीसरा है आपका, किसी की ज़मीन होगी, तो ज़मीन जिसने किराए पे दी है या जिसकी ज़मीन पर बिल्डिंग है वो क्या कैसे आय कर रहा है, रेंट या किराए के द्वारा। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ज़मीन आपकी भी है, बिल्डिंग आपकी भी है, पर आपको उससे क्या निकालना है, किराया निकालना है। क्योंकि अगर वही रूम अगर आपने किसी और को दिया होता तो वहीं से तो किराया आना था ना, तो उसको क्यों माइनस करना, तो मुनाफे में आपने उसको भी जोड़ना है, किसको, किराए को। और एंड में लेबर क्या है आपकी, लेबर को क्या जानी है, आपकी वेजेस। तो यानी हर व्यक्ति जो है कमा रहा है, कैसे, एंटरप्रेन्योर कैसे कमा रहा है, प्रॉफिट कमाकर या मुनाफा कमाकर। जिसने पूंजी निवेश किया है वो कैसे कमा रहा है, ब्याज कमाकर या लाभांश कमाकर। जिसने लैंड दिया है वो कैसे कमा रहा है, रेंट के द्वारा। और लेबर कैसे कमा रहा है, वेजेस के या वेतन के द्वारा। तो एक टाइप की आय ये होगी। आय के साधन कौन से हो गए, ये वाले, यानी कि इस टाइप से आय होती है। और दूसरा एक और आय होती है जिसे बोलते हैं हम स्थानांतरण रसीद। अब स्थानांतरण रसीद को हम सिंपल बोलें तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, वन साइडेड पेमेंट, या एक तरफा भुगतान। अब जब भी आपके दिमाग में आए ना कि ट्रांसफर रिसिप्ट्स या स्थानांतरण रसीद, क्योंकि आपको बस माइंड में एक चीज़ सुननी है, मुफ्त या फ्री। आपको एक ही दिमाग में सुनना चाहिए, फ्री। यानी कि फ्री की भी जो चीज़ें हमें मिल रही हैं वो किस में आएंगी, आपकी ट्रांसफ़र रिसिप्ट या स्थानांतरण रसीद में, रिसिप्ट्स में। जैसे कि आप मान लीजिए कोई आपको गिफ्ट भेज रहा है विदेश से, या कहीं से आपको क्या दे रहा है, पैसा गिफ्ट में दे रहा है, या आपको सरकार क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। पर इसके बदले सरकार कुछ तो नहीं ले रही ना। और कोई गिफ्ट देता है, कोई उपहार देता है, तो उपहार आपको देता है, उसके बदले कुछ लिया नहीं जाता। अब सरकार सब्सिडी दे रही है तो सब्सिडी के बदले आपसे कुछ मांग तो नहीं रही है। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, आपकी ट्रांसफ़र रिसिप्ट्स या स्थानांतरण रसीद में। तो आपको बस एक चीज़ स्टार लगा के नोट कर लेनी है कि जो भी ट्रांसफ़र रिसिप्ट है, चाहे 2 या 3 स्टार लगा लीजिए, कि ट्रांसफ़र रिसिप्ट जो है इसकी जो भी पैसा आय हो रही है, जो भी स्थानांतरण रसीद द्वारा जो आय हो रही है, यह राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट या नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं की जाती। यह, फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्थानांतरण रसीद द्वारा प्राप्त आय राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम में नहीं जोड़ी जाती। आपकी आय कौन सी जोड़ी जाएगी, केवल नेशनल इनकम में केवल ये वाली आय आपकी जोड़ी नहीं जाती। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि आय के क्या क्या साधन हो सकते हैं। अब आइए कुछ और आगे के कंसेप्ट में चलते हैं। तो आगे का कंसेप्ट लिख लीजिए अब, कंजप्शन गुड्स क्या होती हैं। अब अगली डेफिनेशन लिख लीजिए, कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स या भुगतान वस्तु। अब इसको आप ऐसे समझिए, कंजप्शन गुड्स क्या होती हैं, एक और लिख लीजिए फिर इसको समझते हैं। थिंग्स that are used for yourself, जो वस्तुएं अपने लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं वो क्या होती हैं, भुगतान वस्तुएं या कंजप्शन गुड्स। अब जैसे मान लीजिए
कोई शर्ट आपने ली, अब शर्ट ली तो आप उसका डायरेक्ट यूज़ कौन कर रहा है? कस्टमर कर रहा है या कंज्यूमर कर रहा है। अब रेस्टोरेंट में आपने क्या खरीदा? कोई पिज़्ज़ा खरीद लिया, पिज़्ज़ा को डायरेक्ट कंज्यूम कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। यानी कि जो व्यक्ति पैसा दे रहा है और उसे वो क्या कर रहा है? डायरेक्टली यूज़ कर रहा है, अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कौन सी वस्तुएं कहलाएंगी? आपकी कंजप्शन गुड्स। जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई कार खरीदी। अब कार खरीदी तो कार को कौन इस्तेमाल कर रहा है? आप अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो कौन सी वस्तु हो जाएंगी? कंजप्शन गुड्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर योर सेल्फ, जो वस्तुएं अपने लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी कंजप्शन गुड्स या भुगतान वस्तुएं। अब सेकंड डेफिनेशन पर आइए, तो सेकंड डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कौन सी? कैपिटल गुड्स या पूंजीगत वस्तुएं। सेकंड टर्मिनोलॉजी है आपकी कैपिटल गुड्स या पूंजीगत वस्तुएं। अब इसको आप ऐसे लिखिए, दीज आर, या ऐसे लिखिए कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स which are used for further production of commodities। अब पूंजीगत वस्तु क्या होती है? वह वस्तुएं जिनका आप इस्तेमाल सीधे नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो? उन्हें ला रहे हो, फिर उसका इस्तेमाल करके आप कोई और चीज़ बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे मान लीजिए, फिर से आप क्या ले लीजिए, आप क्या एक आपकी क्या कपड़े की फैक्ट्री है, तो आप क्या लाओगे? मशीनें लाओगे। अब मशीनें क्या करेंगी? वो क्या आपकी पूंजीगत निवेश। अब उन मशीनों से आप क्या प्रोड्यूस करोगे? कपड़े की शर्ट्स या सूट आप क्या उन मशीनों से तैयार करोगे। यानी कि पूंजीगत निवेश क्या होगा? यानी कि जिन वस्तुओं को जो आप खरीद रहे हो उन वस्तुओं का इस्तेमाल जो है किसी और कार्य की प्रोडक्शन के लिए किया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी कैपिटल गुड्स या पूंजीगत वस्तुएं। तो दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़। यानी कि कोई मशीन आई, अब मान लीजिए ये मैंने शर्ट खरीदी, अब शर्ट को मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं कहीं और क्या किसी और चीज़ को इसके द्वारा कोई और चीज़ नहीं बनाई जा सकती। तो ये तो क्या होगी? आपकी साधारण वस्तु या आपकी कंजप्शन गुड। पर जैसे ही मैंने कोई मशीन लेके आई या कोई प्रिंटर लेके आया, अब प्रिंटर से मैं क्या कर रहा हूँ? किसी सामान की प्रिंटिंग कर रहा हूँ, यानी कि उस वस्तु का इस्तेमाल है क्या है? मैं किसी और वस्तु की प्रोडक्शन के लिए कर रहा हूँ, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी कैपिटल गुड्स या पूंजीगत वस्तु। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब थर्ड कंसेप्ट पे आइए, फाइनल गुड्स। थर्ड कौन सी कंसेप्ट है आपका? फाइनल गुड्स या अंतिम वस्तु। फाइनल गुड्स या अंतिम वस्तु। अब अंतिम वस्तु क्या होगी? कि जो भी वस्तु आपने बना ली है, अब इस वस्तु का कहीं और किसी और चीज़ को बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर नॉट, यहाँ पर क्या लग जाएगा? विच आर नॉट यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। यानी कि वो क्या है? अंतिम वस्तु है, उसका इस्तेमाल किसी और वस्तु को बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए ये आपका डस्टर है, अब डस्टर आपने खरीद लिया, अब क्या इस डस्टर से आप कोई और चीज़ बना सकते हो? नहीं बना सकते ना, तो ये क्या होगी? आपकी अंतिम वस्तु। पर डस्टर को बनाने के लिए आप जो मशीनें लेके आए हो, जैसे आप कोई मोल्ड लेके आए हो, कोई सांचा लेके आए हो, तो वो क्या है? आपकी कैपिटल गुड्स। पर अंतिम वस्तु क्या है? जिसका फर्दर किसी भी प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो क्या है? आपकी फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स क्या होंगी? दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब फोर्थ कंसेप्ट पे आइए कि इंटरमीडिएट गुड्स या माध्यमिक वस्तुएं क्या होती हैं।
नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका इंटरमीडिएट गुड्स या माध्यमिक वस्तुएं। अब इनको आप कुछ ऐसा लिखो, दीज आर द गुड्स, these are those goods which are used during production and exhausted after the production। तो माध्यमिक वस्तु क्या है कि जिनका इस्तेमाल किसी वस्तु को बनाने के लिए किया जा रहा है, पर जैसे ही वो वस्तु बनकर तैयार हो जाती है, वो जो माध्यमिक वस्तु हैं ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं आपका केक का। अब केक बनाने के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। एक तो आपको क्या लगेगा, मैदा, या इसे बोलते हैं फ्लोर, या मैदा चाहिए। साथ में और क्या चाहिए आपको, बेकिंग पाउडर चाहिए, और क्या चाहिए, शुगर भी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें तो आपको क्या चाहिए, केक बनाने के लिए चाहिए। और जब आपका केक बनकर तैयार हो जाता है तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं पर दिखाई नहीं देती, यानी कि उनका क्या हो जाता है, इंटरमिक्स हो जाता है। तो वो क्या है, अब इसमें अंतिम वस्तु क्या है आपकी, केक, पर इसकी माध्यमिक वस्तुएं क्या हैं आपकी, मैदा, बेकिंग पाउडर, शुगर, ये क्या हैं आपकी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। तो यानी कि माध्यमिक वस्तुएं क्या हैं, विच आर यूज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, यानी कि केक बनाने के लिए इन वस्तुओं का इस्तेमाल तो हुआ, पर जैसे वो केक बनकर तैयार हो गया, ये वस्तुएं क्या होगी, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें क्या होगी, गायब होगी। तो वो क्या होगी, वो क्या कहलाएंगी आपकी माध्यमिक वस्तुएं या इंटरमीडिएट गुड्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अब अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। तो अगला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है। अगला हेडिंग डालिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या इसे बोलते हैं हिंदी में सकल निवेश। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है, मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं। अब फैक्ट्री शुरू करने के लिए आपने जो इन्वेस्टमेंट कर दी है, मान लीजिए मशीनें लाने में जो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, वो क्या होगी आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लीजिए आप क्या लाए, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपके गाड़ी खरीदने की इच्छा हुई, तो आप कहाँ गए, शोरूम गए, और शोरूम से आपको वो गाड़ी जो है कितनी, जैसे उस शोरूम से बाहर निकली वो गाड़ी जितने कीमत में पड़ रही है, तो वो क्या होगी आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने किस में निवेश कर दिया, गाड़ी पर, और गाड़ी आपको कितने कीमत पड़ी, वो क्या कहलाएगी आपकी सकल निवेश। जैसे मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री लगानी है, और फैक्ट्री लगाने के लिए आप कोई भी मशीनें उठाकर ला रही हैं। अब मशीनें उठाकर जो आपको कीमत है वो मशीनें जितने की पड़ी हैं, यानी शुरू में जो आपको निवेश के लिए जो कीमत अदा करनी पड़ी है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या सकल निवेश। तो इसको आप डेफिनेशन में ऐसे लिख सकते हैं, दीज आर द कैपिटल गुड्स। अब इसको ध्यान दीजिएगा, तो पहला मैं क्या लिख रहा हूँ, कैपिटल गुड्स। अब पीछे पढ़ी ना हमने डेफिनेशन, कैपिटल गुड्स की क्या होती है, जिनका इस्तेमाल क्या करते हैं हम, फर्दर प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं। तो क्या लिख रहा हूँ पहले, दीज आर द कैपिटल गुड्स इन्वेस्टेड बाय अ फर्म। दीज आर द कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होगी, हमें अभी पीछे देखा कि पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, जिनका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, किसी और वस्तु को बनाने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या होती हैं आपकी कैपिटल गुड्स। तो उन पूंजीगत वस्तुओं के लिए किसी कंपनी द्वारा क्या किया गया है, निवेश किया गया है फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। तो फिर से हम पढ़ रहे हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, दोज कैपिटल गुड्स, यानी कि वह पूंजीगत वस्तुएं जिन्हें किसी फर्म या संस्था द्वारा
निवेश किया गया है ताकि वो क्या करें, किसी और वस्तु का निर्माण कर पाएँ, तो वो क्या कहलाएगी आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले सकते हैं। जो भी कंपनी में क्या आ रही हैं, मशीन्स आ रही हैं, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए कोई भी मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं, वो क्या होगी आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, या इसे बोलेंगे सकल निवेश। अब इससे अगले कंसेप्ट में आइए। अब अगला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास। डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास क्या होता है? अब मान लीजिए आपने क्या फैक्ट्री में मशीनें ला दी, उसके लिए आपने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी। अब जैसे मान लीजिए उन मशीनों में 2 साल हो गए, अब मशीनें वो लगातार चल रही हैं, तो क्या उन मशीनों की वैल्यू या कीमत 2 साल भी वैसी रहेगी? अगर मान लीजिए आपने मशीन 2 साल पहले कितने रुपए की खरीदी, कीमत पड़ गई उसकी 2 लाख रुपए की, आपको एक मशीन आई। अब उस मशीन का आपने लगातार क्या किया, 2 साल इस्तेमाल किया, तो उस मशीन की ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि उसकी क्या होगी, कहीं ना कहीं पे उसके टूटी फूटी भी होगी, या उसकी जो रोटर है उसमें क्या आ रही होगी, कमी आ रही होगी, या उसकी क्या होगी, एफिशिएंसी में कमी आ रही होगी। यानी कि अगर जो लागत आपको जो है 2 साल पहले उन मशीनों की आई थी, वो अगर आप 2 साल बाद उन मशीनों को बेचने जाओगे तो वो कीमत आपको नहीं मिलेगी, वो कीमत क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। तो यही क्या आपकी डेप्रिसिएशन। तो ये क्या है डेप्रिसिएशन? इट इज़ दी डेप्रिसिएशन क्या आपकी, इट इज़ दी लॉस इन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स। फिर कौन सी आ गई, कैपिटल गुड्स। इट इज द लॉस इन वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। यानी कि जो भी किसी पूंजीगत वस्तु के कीमत में कमी आई है, किसके कारण, सामान्य टूट फूट के कारण जो इनकी पूंजीगत वस्तु की मूल्य में कमी आई है, वो क्या कहलाएगी आपकी मूल्य ह्रास। जैसे मान लीजिए मूल्य ह्रास हमने निकालना हो, और मान लीजिए किसी मशीन की कीमत कितनी थी, 2 लाख रुपया। अब 2 लाख रुपया अब 2 साल बाद वो दोबारा बेचना चाहेगा, तो 2 साल बाद उसकी कीमत क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मान लीजिए 1 लाख उसकी क्या होगी, कीमत कम होगी, तो डेप्रिसिएशन क्या हुई, 1 लाख की आपकी क्या हो जाएगी, मूल्य ह्रास। यानी कि उस वस्तु की कीमत में कमी कैसे, समय के साथ साथ ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, वो क्या कहलाएगी आपकी मूल्य ह्रास। अब तीसरा इसमें इकट्ठी डेफिनेशन में लिख लीजिए। एक तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या सकल निवेश क्या होगा, जो भी आपने नई फैक्ट्री शुरू की उसके लिए आपने जो मशीनें लेके आए। डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास क्या हो जाएगा, समय के बढ़ते बढ़ते जो है उन मशीनों की को जो कीमत में या वैल्यू में जो कमी आ रही है, वो क्या होगी, डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास। अब तीसरा है आपका कौन सा, नेट वैल्यू या नेट इन्वेस्टमेंट। तीसरी डेफिनेशन लिखिए, नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट कहती है जब किसी बड़े को आप क्या छोटे से माइनस करोगे। जहाँ पे नेट होगा यानी कि आपको हमेशा याद रखना है कोई ना कोई चीज़ क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होने वाली है। तो अगली कंसेप्ट है आपका नेट इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगी, जितनी आपकी जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट थी, जितनी आपका क्या सकल निवेश था, उससे आप क्या कर दो, मूल्य ह्रास को माइनस कर दो, तो वो क्या हो जाएगी, वो आ जाएगी आपकी नेट इन्वेस्टमेंट। तो क्या करना है आपने, माइनस जो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, वो क्या हो जाएगी आपकी नेट इन्वेस्टमेंट या सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। तो वो क्या हो जाएगी आपकी नेट इन्वेस्टमेंट। अब आइए एक और एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, ठीक है। और मान लीजिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में किसी मशीन की कीमत कितनी आई आपको, 2 लाख रुपए उसकी क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब उस व्यक्ति ने उस मशीन को बेचना चाहा कितना,
2 साल बाद बेचना चाह रहा है, तो अब उसको कितनी कीमत में कितना पैसा उसे वापस मिला बेचकर, उसे मिला लगभग 1 लाख रुपया में क्या मिला, उसे वापस मिल गया, या उसने इतनी कीमत में दोबारा 2 साल बाद वो बेच दी। तो ये तो क्या होगी आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और 2 साल बाद उसको बेचने के बाद कितनी कीमत मिली, तो ये क्या होगी आपकी नेट इन्वेस्टमेंट। पर मूल्य ह्रास क्या हुआ, कितनी वैल्यू की, दोनों इस मशीन की वैल्यू में कितनी कमी आ गई 2 साल के अंदर अंदर। तो 2 लाख से आप 1 लाख रुपये माइनस कर दो, वो क्या होगा आपका 1 लाख क्या हो जाएगी आपकी डेप्रीसिएशन या मूल्य ह्रास। और एग्जांपल लेना हो आपको, जैसे मान लीजिए आपने कोई गाड़ी खरीद ली, मान लीजिए मारुति 800 खरीद ली, तो उसकी कीमत आजकल लगभग कितनी है, 4 लाख रुपये उसकी कीमत है। ठीक है, जैसे शोरूम से निकली 4 लाख, तो क्या थी उस मारुति की कीमत, मारुति 800 की कीमत कितनी थी, 4 लाख रुपया। अब 3 साल आपने उसको बड़ा अच्छा चलाया, उसको काफ़ी रगड़ा, कई बार उसके टायर भी बदले, कई बार उसका क्या हो गया इंजन भी खटखटा गया होगा, यानी कि अब 3 साल बाद आपने सोचा यार अब मैं क्या करता हूँ गाड़ी को बेच देता हूँ। तो आफ्टर 3 ईयर्स, कितने 3 वर्ष बाद उसने अपनी गाड़ी को बेचना चाहा, और उसको जैसे उसने गाड़ी को बेचा तो उसे कितनी कीमत मिली, उसकी बेचकर कितना पैसा कमा लिया, या कितनी कीमत मिली उस गाड़ी को, उसको मिली लगभग कितना 1 लाख रुपया उसे क्या मिल गई, उस गाड़ी की कीमत मिल गई। यानी कि 4 लाख की खरीदी थी, अब जब उसने 3 साल बाद बेची तो उसे केवल कितना रुपया मिला, 1 लाख रुपया। यानी कि ये तो क्या निकल गई आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और ये क्या आ गई आपकी नेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि उसको बेचने के बाद मुझे कितना पैसा मिला। अब डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास क्या होगा कि 3 वर्ष के दौरान जो है इस गाड़ी की कीमत में कितनी कमी है। तो 4 लाख से आप क्या कर दो 1 लाख माइनस कर दो, तो 3 लाख क्या होगी आपकी डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास। तो यहाँ तक क्लियर है। तो लगभग हमने बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लिए। तो आइए अब चलते हैं हम क्या एक और कंसेप्ट रहता है, तो वो है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी। अब अगला हेडिंग डालो, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। अगला हेडिंग डालिए डोमेस्टिक टेरिटरी या घरेलू सीमा। अगली हेडिंग डालिए आप डोमेस्टिक टेरिटरी या घरेलू सीमा क्या होती है। अब इसका क्वेश्चन आपका जो है 2016 के यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में आया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी से आप क्या समझते हैं, और ये किसका था, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। आप सारे कंफ्यूज हो गए यार ये तो जो किसका है जियोग्राफी का क्वेश्चन है, पर ये जियोग्राफी का नहीं था, ये किसका था क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। और किस कंसेप्ट में यूज होता है, ये जीडीपी आपके सकल घरेलू उत्पाद के कंसेप्ट में यह इस्तेमाल होता है। तो लिखिए डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या शामिल होता है आपका। तो पहला पॉइंट लिखो आप, तो पहला पॉइंट है आपका लैंड एंड सी बाउंड्री। अब भारत की, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है भारत है, इस टाइप का आपका क्या है इंडिया है, इस टाइप का अगर आपका इंडिया है, तो इंडिया की जो भी कौन सी स्थलीय सीमा है और आपकी यहाँ से जो समुद्री सीमा है, और समुद्री सीमा कहाँ तक 12 नॉटिकल माइल्स तक, जहाँ तक क्या मछुआरे अपने क्या कर सकते हैं फिशिंग कर सकते हैं, या नेवी जो है अपने सारे सबमरीन्स वगैरह डिप्लॉय कर सकती है। तो वो क्या कहते हैं आपकी, वो कितना होता है आपका 12 नॉटिकल माइल्स। अब डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की क्या कहलाएगी, एक तो सारी जो इंटरनल बाउंड्री है या जो इंडिया का जो स्थल सीमा है उसके अंदर जो भी जगह है, और समुद्री सीमा के 12 नॉटिकल माइल्स तक वो क्या कहलाएगी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट नोट करिए, तो इसको आप हिंदी में लिखते हैं स्थलीय या सागरीय सीमा कितने 12 नॉटिकल माइल्स तक। अब दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा है आपका टेरिटरी
नेशनल टेरिटरी, नेशनल टेरिटरी ऑफ एम्बेसीज, ऑफ एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स, टेरिटरी ऑफ एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स आउटसाइड, सॉरी नेट, इधर लिखिए नेशनल, सॉरी इधर आप डालिए नेट, नेट टेरिटरी ऑफ एम्बेसीज ऑफ कॉन्सुलेट्स आउटसाइड ऑफ कंट्री। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जहाँ पे नेट होगा वहाँ पे क्या होगा, कोई जमा या घटाना या सब्ट्रैक्शन होगी। अब नेट टेरिटरी ऑफ एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स आउटसाइड ऑफ कंट्री, अब इसको समझिए। अगर मान लीजिए आप दिल्ली में जाइए तो दिल्ली में जो सेंट्रल दिल्ली है वहाँ पर मैक्सिमम किसका एरिया पड़ता है आपको, एम्बेसीज। वहाँ पे क्या है, फॉरेन की कई एम्बेसीज क्या है दिल्ली में स्थित हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका की एम्बेसी भी कहाँ होगी, दिल्ली में स्थित होगी, नेपाल की भी वहाँ स्थित होगी, बांग्लादेश की वहाँ होगी, पाकिस्तान की वहाँ होगी, यानी कि जितने भी देश हैं उन सारों की क्या है, हर एक कंट्री में कोई ना कोई अपनी क्या एम्बेसी या कॉन्सुलेट होता है। वैसे भारत की एम्बेसी कहाँ होगी, अमेरिका में भी होगी, बांग्लादेश में भी होगी, चीन में भी होगी, सारी जगह क्या होगी, भारत की भी क्या होगी, एम्बेसी होगी। अब मान लीजिए मान लीजिए कोई अमेरिका क्या व्यक्ति भारत आना चाहता है तो वो कहाँ जाएगा, वीज़ा के अप्लाई के लिए। जो इंडियन एम्बेसी कहाँ पे है, अमेरिका में। अब अमेरिका में जो अमेरिकन व्यक्ति जो है इंडिया आना चाहता है तो एप्लीकेशन किसे देगा, वो जो भारतीय एम्बेसी कहाँ है, अमेरिका में स्थित है, उसे वो एप्लीकेशन देगा कि मुझे क्या वीज़ा दे दिया जाए, मैं क्या करना चाहता हूँ, भारत आना चाहता हूँ। अब जो इंडियन एम्बेसी है वो उस व्यक्ति से वीज़ा के लिए कोई ना कोई फ़ीस चार्ज करेगी, ठीक है। अब अमेरिका में कोई अमेरिकन भारत आना चाहता है तो वो किस में अप्लाई करेगा, इंडियन एम्बेसी में। जो इंडियन एम्बेसी कहाँ पे है, अमेरिका में स्थित है। तो वो क्या करेगा, वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा और इंडियन एम्बेसी उससे क्या करेगी, कोई ना कोई पैसा चार्ज करेगी। तो वो पैसा कहाँ आएगा, वहाँ से सीधे कहाँ आएगा, भारत में आएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति इंडियन व्यक्ति अमेरिका जाना चाहता है तो वो कहाँ जाएगा, दिल्ली में जो अमेरिकन एम्बेसी है उसके पास जाएगा और उससे क्या बोलेगा, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ और मुझे क्या दीजिए, आप इसका वीज़ा दे दीजिए। तो अमेरिकन एम्बेसी क्या करेगी, उसके लिए पैसा चार्ज करेगी, पर वो पैसा कहाँ जाएगा, अमेरिका जाएगा। तो जो भी एम्बेसियों द्वारा कमाया हुआ पैसा भारत में आ रहा है और भारत से बाहर जा रहा है, उनको क्या कर दें, हम माइनस कर दें। तो उसकी जो भी आय हो रही है तो वो किस में आएगी, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में उसकी आय भी शामिल होगी। अब तीसरा पॉइंट लिखिए आप। अब तीसरा पॉइंट है एयरक्राफ्ट, यहाँ तक लिख लिया, इसको मैं ड्रॉप करने जा रहा हूँ। तीसरा पॉइंट, एयरक्राफ्ट एंड शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड शिप्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स, aircrafts and ships operated by residents in international territory, in international territory, यानी कि जो जहाज, हवाई जहाज और समुद्री जहाज चलाए जा रहे हैं किसके द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा। कहाँ पर, विदेशी ज़मीन पर। जो हवाई जहाज और समुद्री जहाज ऑपरेट किए जा रहे हैं भारतीय रेजिडेंट्स के द्वारा, कहाँ पर, विदेशी ज़मीन पर। अब इसको एग्जांपल लेके समझिए। मान लीजिए एयर इंडिया की फ़्लाइट, एयर इंडिया की फ़्लाइट किसकी है, इंडिया की फ़्लाइट है ना, वो कहाँ गई, ऑस्ट्रेलिया चली गई, ठीक है। अब जैसे वो ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे उतरी, एयरपोर्ट में उतरी, अब दोबारा से वो क्या करेगी, इंडिया वापस आएगी, पर वो जहाज़ तो किसका है, इंडिया का। अब मान लीजिए वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के पैसेंजर अब इंडिया आना चाहें तो उन्होंने किसी टिकट बुक करा लिया आपकी एयर इंडिया की। अब जो भी पैसा उस एयर इंडिया को इनकम हो रहा है तो वो कहाँ आ रहा है, इंडिया में वापस आ रहा है। या समुद्री जहाज़ जो बाहर जा रहा है और उसके
अंदर जो बैठ के लोग, बाहर के विदेश के लोग जो हैं इंडिया में आ रहे हैं, तो उनका पैसा कहाँ जा रहा है, सीधा भारत में आ रहा है, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, आपका डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत आएगा। अब लास्ट पॉइंट है आपका ऑयल प्लेटफॉर्म्स एंड गैस रिग्स। ऑयल प्लेटफॉर्म्स एंड गैस रिग्स। अब मान लीजिए जैसे रशिया ने अभी इंडिया को ऑफर दिया कि आप क्या करो, जो भी आपका आर्कटिक के नज़दीक है वहाँ पर क्या है, ढेर सारा ऑयल मिलने की उम्मीद है, तो आप क्या करिए, इंडियन कंपनीज़ को हम अलाउ करते हैं कि आप वहाँ पर क्या करिए, निवेश करिए और वहाँ पे आप क्या ऑयल निकालिए और जितना कुछ हिस्सा हमें दे दीजिए और कुछ हिस्सा आप रख लीजिए। अब जो भी इंडियन कंपनीज़ बाहर की टेरिटरी में जाकर क्रूड ऑयल को निकाल रही हैं, उससे जो मुनाफा हो रहा है वो डायरेक्ट कहाँ आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, तो वो भी किस में आएगा, आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में। यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आएगा, जो भी इंडिया की या किसी भी देश की घरेलू सीमा है उसके अंदर जो भी वस्तुओं का उत्पाद हो रहा है उससे जो आय आ रही है, एक तो वो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगा। दूसरा आपका जो नेट टेरिटरी के अंतर्गत जो है क्या आता है, सॉरी मैं उसको भूल गया, वो था आपका सेकंड पॉइंट क्या लिखा था आपने, हाँ जी, जो एम्बेसीज हैं, जो फॉरेन में इंडिया की एम्बेसीज है उनके द्वारा जो पैसा कमाया जा रहा है वो भी किस में शामिल होगा, आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में। तीसरा जो जहाज और समुद्री जहाज हैं बाहर जा रहे हैं और वो जो पैसा कमा के ला रहे हैं वो भी किस में आएगा, आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में। और चौथा आपका जो भी ऑयल या गैस आपके निकाल रही है इंडियन कंपनी से और जो पैसा उसका कमा कर लाया जा रहा है वो भी किस में आएगा, आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगा। तो आइए अब जाकर हम क्या समझते हैं, अब जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है। तो इन सभी कंसेप्ट्स को हम क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे, किसमें, जीडीपी में या सकल घरेलू उत्पाद में। तो अब हेडिंग डालिए नेक्स्ट, जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। लिखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। अब मैं आपको सजेशन दूंगा, जब भी हम डेफिनेशन लिखेंगे तो एक बार आप वीडियो पॉज करके जो भी मैंने आपको पीछे अभी कंसेप्ट समझाया ना इसी लेक्चर में, उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लो, ठीक है। फिर आप क्या डेफिनेशन के बाद फिर से दोबारा से इस जीडीपी पर आ जाना, ठीक है। तो पहले आप जीडीपी की डेफिनेशन ले लीजिए। तो लिखिए इट इज द टोटल मार्केट वैल्यू, यानी कि पहला पॉइंट तो क्या आ रहा है, यह जो है किसी गुड्स एंड सर्विस की मार्केट प्राइस है, यानी कि मैंने पढ़ा है ना आपको मार्केट कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट, यानी कि हमेशा जीडीपी किस में निकलेगी, मार्केट प्राइस पर। तो पहली लाइन आपको ध्यान होनी चाहिए कि जीडीपी का मतलब क्या है, जो भी चीज़ें फैक्ट्री से बाहर निकल गई हैं और जो मार्केट में बेच के उनको जो पैसा कमाया जा रहा है, तो उसमें क्या आएगा, वो होगा आपका जीडीपी में शामिल। तो इट इज़ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल, अब फाइनल के नीचे फिर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब मार्केट प्राइस भी हमने पढ़ लिया, अब फाइनल गुड्स या अंतिम वस्तु भी हमने पढ़ी थी जिनका जो है फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, इट इज़ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड in a domestic territory, अब डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में भी हमने अभी पढ़ लिया कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, 4 प्रकार की। एक तो आपका कौन सा, जो भी आपकी स्थलीय और सागरीय सीमा है उसके अंतर्गत जो भी प्रोडक्शन हो रही है, उस प्रोडक्शन करके जो भी आपको क्या हो रहा है, आय आ रही है। दूसरा हमने पढ़ लिया जो भारत की एम्बेसीज बाहर जाके जो पैसा कमा के ला रही हैं। तीसरा हमने पढ़ लिया कि जो भी आपके समुद्री जहाज और हवाई जहाज बाहर जाकर जो पैसा कमा के ला रहे हैं। और चौथा हमने पढ़ लिया कि आपका जो भी आपके
ऑयल और गैस रिग्स को खोद कर आप जो पैसा देश में ले जा रहे हैं वो क्या सारा क्या है आपका डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल हो रहा है। तो यानी कि आपको सारे कंसेप्ट आ रहे हैं ना। एक तो इसमें क्या होगा मार्केट वैल्यू, फाइनल गुड्स अंतिम वस्तुएं और सेवाएं जिनका द्वारा कहीं पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और डोमेस्टिक टेरिटरी में चार चीज़ें, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब एक काम करो, ये डेफिनेशन लिख ली, अब एक बार पॉज करो और सारी, एक तो आप कहाँ पे जाओ मार्केट कॉस्ट में, मैंने आया था ना बाजार मूल्य, वहाँ पर जाओ, अंतिम वस्तुओं के बारे में देखो और डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में देखो। आपको ये सारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी एकदम क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार जीडीपी है क्या। तो जीडीपी आप साधारण वर्ष शब्द में बोलो तो यह जो है बाजार मूल्य है किसका, सारी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जिन्हें भारत की स्थानीय या किसी देश की एक निश्चित समय की अवधि में स्थानीय सीमा के अंतर्गत बनाया गया हो, वो हो गया है आपकी जीडीपी। यानी कि जीडीपी में, और कई बार आपको पूछ लिया जाए, कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जाता है कि जीडीपी किस पे निकाली जाती है, मार्केट कॉस्ट पे, वो ऑप्शन दे देगा मार्केट कॉस्ट पे, फैक्टर कॉस्ट पे, या तीसरा ऑप्शन डाल देगा इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जीडीपी हमेशा किस में होगी, मार्केट प्राइस में। जीडीपी कभी भी फैक्टर प्राइस में नहीं होती। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, यह आपका क्या है बाजार का मूल्य है, यह अंतिम बाजार का मूल्य है जिसे अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को प्रोडक्शन करके जो जिनकी प्रोडक्शन हुई है कहाँ पर, स्थानीय टेरिटरी में या डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, वो क्या कहलाएगी आपकी जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद। तो आपने जो जो मैंने आपको अंडरलाइन किया उनको आपने ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब आइए, जीडीपी तो होगी आपकी मार्केट प्राइस पे, यानी कि क्या हो रहा है, जो भी देश की सीमा के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है उसको तो हम किस में गिनेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे। पर एक और चीज़ होती है आपकी क्या, एनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि चलो इसको लिख लो, इसको अब मैं रब करने जा रहा हूँ। तो अगली अब कुछ 2-3 कंसेप्ट और बच गए हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं आपका ये वाला टॉपिक। तो हमने जीडीपी तो समझ ली कि ये क्या है, घरेलू सीमा के अंतर्गत ही जो भी वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उनसे जो लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो आ रहा है वो क्या कहलाएगी आपकी जीडीपी। अब जीडीपी तो है आपकी किस में, मार्केट प्राइस में। अब एक अगला कंसेप्ट निकलो आप, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमेशा किस में होगा, फैक्टर कॉस्ट में, और ये किस में होगा, मार्केट कॉस्ट में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये किस में है आपका, मार्केट कॉस्ट में। अब ये देखिए कि ये तो क्या है आपका सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है, जो भी चीज़ें भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में बनी हैं उनकी जो आपको फ़ायदा हुआ है, उसकी जो आपको आय आई है, तो वो तो किसमें कैलकुलेट होगी, जीडीपी में। मान लीजिए अब ट्रम्प की कंपनी कहाँ पे है, गुड़गांव में है। अब गुड़गांव में वो जितनी क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, तो उसको जो भी आय हो रही है तो किस में कैलकुलेट हो रही है, भारत की जीडीपी में। पर क्या ट्रम्प उस पैसे को इंडिया से बाहर भी तो लेके जा रहा है, पर वो किस में कैलकुलेट हो रही है, इंडियन जीडीपी में कैलकुलेट हो रही है, अमेरिका की जीडीपी में कैलकुलेट नहीं हो रही। पर अंत में जो असली चीज़ वो क्या आती है आपकी, शुद्ध राष्ट्रीय आय या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि अब हमें क्या निकालना है,
राष्ट्रीय आय निकालनी है, घरेलू उत्पाद नहीं है, हमने ये निकालना कि घर में कितना पैदा हुआ है, हमने क्या निकालना है, हमारे देश की असल में आय कितनी है, राष्ट्रीय आय कितनी है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, देखिए आप इधर सबसे पहले हमें क्या ग्रोथ से कहाँ पहुंचना है, क्या क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्रोथ से नेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, डोमेस्टिक घरेलू से राष्ट्रीय को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मार्केट कॉस्ट से हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको फैक्ट्री कॉस्ट में। अब सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं, जीडीपी को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करते हैं, नेट में। तो ये क्या लिखेंगे हम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी क्या हुआ, अभी फैक्टर कॉस्ट में निकाल रहा है हमें, अभी किसको जीडीपी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, केवल जीडीपी के जी को हम क्या ग्रोथ को किस में कन्वर्ट करें, केवल नेट में। तो ये किस में आ जाएगी, अभी भी मार्केट कॉस्ट में। तो अब मैंने आपको बताया था अभी पीछे थोड़ी देर पहले बताया था कि जहाँ पे भी नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो भी ग्रोस इन्वेस्टमेंट है उसको क्या कर दे हम, मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन से माइनस कर दे, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी नेट आ जाएगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन आ जाएगी। तो हम क्या करें, इसमें सिंपल आपका जो कोड जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट, माइनस क्या कर दें हम इससे, डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास। तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको आपने स्टार लगा के लिख लेना, कोई कभी हर बार जो है फार्मूला पूछा जाता है, पर आप मेरे को लगता है आपको रटने की इसको आवश्यकता है कि सिंपल हमने क्या जान लिया, पहले जो कंसेप्ट क्लियर किए थे कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, आपकी ग्रोस इन्वेस्टमेंट से आपके माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, तो वो क्या आ जाएगी आपकी नेट इन्वेस्टमेंट। तो यही किया हमने, ग्रोस को हमने नेट में बदलने के लिए हमने क्या कर दिया, जीडीपी एट मार्केट कॉस्ट को किससे माइनस कर दिया हमने, डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास दर से। तो हमारे पास क्या निकल गया, आ गया अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट कॉस्ट। अब हमने क्या किसको कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है किसमें, नेशनल में। तो नेक्स्ट आ रहा है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। फिर भी अभी कि मार्केट कॉस्ट को हमने फैक्ट्री कॉस्ट में कन्वर्ट नहीं किया है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब मैंने आपको क्या बताया कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या हो रहा है, अब ट्रम्प की कंपनी जो भी उत्पादन कर रही है उसकी जो आय हो रही है वो तो किसमें आ रही है, भारत की जीडीपी में। पर जो ट्रम्प यहाँ से पैसा बाहर लेके जा रहा है तो भारत को कुछ नहीं मिला ना। तो वही चीज़ अब डोमेस्टिक को हमने किस में कन्वर्ट करना है, नेशनल में। तो हम क्या करेंगे, जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आया है NDP एट मार्केट प्राइस, इसमें क्या हम ऐड कर दें, इसमें हम अगर ऐड कर दें आपका नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, थोड़ा ऊपर लिखता हूं इसका, है ना, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको क्या कैसे लिखेंगे हम, जब हम NDP एट मार्केट कॉस्ट इसको जमा कर दें टोटल इनकम फ्रॉम एब्रोड या नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब इसमें हम क्या करेंगे, नेट इनकम यानी कि फिर से क्या होगा, जमा या घटाना। तो NDP मार्केट प्राइस प्लस हम क्या कर दें, जितना बाहर के जो मान लो अंबानी की कंपनी बाहर है, बाहर से जो पैसा लेके आ रही है कहाँ पे, इंडिया में, तो हम क्या कर देंगे, इंपोर्ट आयात माइनस एक्सपोर्ट, जो ट्रम्प की कंपनी क्या लेगी, पैसा इंडिया से कमा कर लेगी, उसे हम क्या कर दें, बाहर भेज दें। तो वो क्या खिला जाएगा आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NNP एट मार्केट कॉस्ट। अब लास्ट हमारा बचता है किस में, हमने मार्केट कॉस्ट को किस में कन्वर्ट करना है, हमने फैक्टर कॉस्ट में। अब मैंने आपको बताया था कि फैक्टर कॉस्ट, अब आप पीछे द्वारा से थोड़ा सा पीछे जाइए, तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, जब भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट प्राइस निकालनी हो, अब पीछे बताया ना मैंने आपको, मार्केट कॉस्ट निकालनी है, मार्केट प्राइस निकालनी है, तो आप क्या करोगे, फैक्टर कॉस्ट जमा क्या कर दोगे आप, फैक्टर कॉस्ट प्लस आप फैक्टर कॉस्ट के साथ आप प्लस कर दोगे इनडायरेक्ट टैक्सेस
माइनस आप क्या कर दोगे, सब्सिडी। तो अब इसमें क्या करोगे, और आपको क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट आप इधर रहना है तो माइनस क्या हो जाएगा इधर, मार्केट कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स जमा सब्सिडी। तो निकाल दो सारा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, NNP एट फैक्टर कॉस्ट क्या आ जाएगा, NNP एट मार्केट कॉस्ट, NNP एट मार्केट कॉस्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो वो क्या निकल जाएगी आपकी कीमत किसकी, राष्ट्रीय आय की एट अ फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर प्राइस। तो ये आपने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपने लिख लेने हैं। और आपको, मेरे को लगता है अब कोई इसको आपको रटने की आवश्यकता है कि ये चीज़ें होती क्या हैं। तो आज हमने पूरा कंसेप्ट क्लियर लिया कि GDP आपका सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है। अब कल के लेक्चर में हम पता करेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद या GDP को कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड है। तो अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करने ना भूलें। थैंक यू।